जिन स्टूडेंट को यूपी पीसीएस का आने वाला प्रीलिम्स देना है वो ध्यान से सुने। सारे फ्री इनिशिएटिव के पापा वीडियो आपको लगातार इसी चैनल पे स्टडी फॉर सिविल सर्विस में हमने दे दिए हैं। पीवाईक्यू के सारे सब्जेक्ट वाइज पापा दे दिए हैं। करंट का पापा एग्जाम से करीबन 20-21 दिन पहले मिल जाएगा। इसके अलावा डिवाइस टारगेट आज से आपको मिलना चालू हो जाएंगे। लिस्टिंग के पापा सारे वीडियो जो हम दे रहे हैं लगातार। टेस्ट सीरीज के सारे वीडियो अपलोड कर दिए गए हैं, पेड क्विज के अपलोड कर दिए गए हैं, है ना। और मोस्ट इंपॉर्टेंट जैसे गवर्नमेंट स्कीम, यूपी वाली जो है स्कीम, जितने भी जो वीडियोस जरूरी होते हैं, मिसलेनियस पापा, इकोनॉमी पापा, सारे हमने दे दिए हैं। कुछ और बचा होगा जो है दे दिया जाएगा। कोई डाउट, कोई कमेंट, कोई सजेशन, आप प्लीज कमेंट करके बताएं तुरंत। यूपी पीसीएस प्रीलिम 2025 जो 12 अक्टूबर 2025 को है, उसके लिए जो भी छात्र सीरियस हैं, सबसे पहला यही ध्यान रखें कि आपको जीएस का प्री का कट ऑफ निकालना ही निकालना है। सीसेट में तो सिर्फ क्वालिफाइंग करना है 33%। वो हमारा जो है सीसेट के प्री पापा वीडियोस से प्लस जो है फिर 2018 से अभी तक के पेपर से आराम से सीसेट वाला पोर्शन जो है आपका क्लियर हो जाता है। जीएस में मेन है, जीएस में आपको 150 क्वेश्चन 200 नंबर में से टारगेट इतना रखना ही पड़ेगा। 105 क्वेश्चन का टारगेट रखिए, 140 नंबर का टारगेट रखिए, तब जाके कट ऑफ क्लियर होता है, क्योंकि 2-4-5 क्वेश्चन हर बार की तरह गलत होते हैं। ठीक है, अब ये पूरा कैसे किया जाता है वो समझिए। सबसे पहली बात तो ये कि 150 में से 120 से 125 क्वेश्चन इन तीन चीजों से हर बार आ जाते हैं। एससीएस का सिलेक्शन मटेरियल जो कि इस बार 1300 पेजेस का है। एससीएस पेड क्विज जिसमें हम 4-5 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा रहे हैं, पूरे सिलेबस का निचोड़ एक तरह से देने की कोशिश कर रहे हैं। इजी टू मॉडरेट टाइप के क्वेश्चन सारे इसमें हमने करा दिए हैं। एससीएस टेस्ट सीरीज में हर आयाम की प्रैक्टिस हो रही है, इजी, मॉडरेट, टफ, कॉन्सेप्चुअल, फैक्चुअल, हिंदी। इन तीन चीजों से तो 100% कट ऑफ क्लियर हो ही जाता है। ये आपको 6500 9,000 वाले में हमारे मिल सकते हैं जो ग्रुप चलते हैं। जो 6500 9,000 वाले जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हमने एक लास्ट में रिवीजन का भी प्लान बनाया है, या फिर आप इसको मेंटरशिप भी कह सकते हैं। लास्ट 30-40 डेज जो बचे हुए हैं उसमें डेली क्या पढ़ना है, डेली इसमें जो है टारगेट दिया जाएगा क्या क्या पढ़ना है। जो मेन 6 सब्जेक्ट हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस, एनवायरमेंट, उनका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के नोट्स भी दिए जाएंगे। उसके हाई शॉर्ट नोट्स भी दे दिए गए हैं बाकायदा, है ना। उसके पीवाईक्यू भी जो है हमने दे दिए हैं, आप उसको टेस्ट सीरीज के फॉर्म में लगाओ, रैंकिंग वगैरह देखो। प्लस एससीएस की जो है पूरी टेस्ट सीरीज में से 6 जो है जीएस की फुल लेंथ, 5 सीसेट की, प्लस हमने 5 यूपी स्पेशल की मिनी टेस्ट भी दिए हैं, प्लस हमने 9 सब्जेक्ट वाइज मिनी टेस्ट भी दिए हैं जिसमें 25-25 क्वेश्चन है। डे वाइज टॉपिक बता रहे हैं, पीवाईक्यू, एससीएस टेस्ट सीरीज, मंथली करंट अफेयर को भी, लास्ट के जो 12 मंथ के करंट अफेयर हैं उनको भी आप बाकायदा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इसके क्वेश्चन है उनकी प्रैक्टिस वगैरह कर सकते हैं इसमें। ठीक है, बाकी आज का क्या टारगेट है, किस तरह से आज क्या क्या चीजें पढ़नी है, आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं, ये सारी चीजें अभी हमारी एससीएस टीम आपको बताएगी सारा सब कुछ। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के मेंटोरशिप बैच में डे नंबर 20 पे आ चुके हैं हम लोग। डे नंबर 20 के डेली टारगेट्स आप लोग नोट कर लीजिए। अब केवल 10 दिन ही और टारगेट पूरे कर रहे हैं, फिर बम्पर रिवीजन करना है आपको लास्ट के 10 दिनों में। तो करंट अफेयर में आज का हमारा टॉपिक है ब्रांड एम्बेसडर्स। बहुत छोटा टॉपिक है, इसको आप देख लीजिएगा। कल से आपको और महत्वपूर्ण मेजर टॉपिक्स मिलने लगेंगे। आज का टॉपिक छोटा है तो आप क्या कर सकते हैं कि अपना ज़्यादा समय यहाँ पर दे सकते हैं हाई यील्ड नोट्स के रिवीजन में। हाई यील्ड नोट्स अच्छे से रिवाइज करना आप लोग शुरू कर दीजिए। लास्ट के 10 डेज तो करेंगे ही, लेकिन अभी से भी थोड़ा बहुत करने लगी कोशिश करिए कि जैसे हाई यील्ड नोट्स है, डेली एक सब्जेक्ट का एक बार रिवीजन कर लिया करिए। मिसलेनियस में फोल्डर बना हुआ है, आप उसकी जो है पीडीएफ देखिए, इसका रिवीजन करते रहिएगा मिसलेनियस का, क्योंकि ये देखने में तो छोटी पीडीएफ है लेकिन इसमें डेटा काफ़ी सारा है। हाई यील्ड नोट्स का रिवीजन हो गया, मिसलेनियस का रिवीजन हो गया, करंट अफेयर हो गया, और यूपी स्पेशल नोट्स का रिवीजन हो गया, यूपी करंट अफेयर वगैरह का रिवीजन, और प्रैक्टिस 120 मिनट डेली बेसिस पर करनी है। इसका कोई विकल्प नहीं है, डेली बेसिस पर 120 मिनट्स आपको प्रैक्टिस के लिए देना ही देना है। प्रैक्टिस के लिए फोल्डर बना हुआ है। हमारे आज के टारगेट हैं प्री वैदिक पीरियड, या इसको अर्ली वैदिक पीरियड भी कहते हैं हम लोग, ऋग वैदिक पीरियड भी कहते हैं, लेटर वैदिक पीरियड। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, इससे कुछ ना कुछ आता रहता है। जैसे बीपीएससी ने अभी विदुषी स्त्रियों के बारे में पूछा था। बीपीएससी 71 में विदुषी स्त्रियों के बारे में आया था कि निम्नलिखित में से ऋग्वैदिक काल की कौन सी नहीं है। गार्गी, अपाला, घोषा, अविश्वेश्वरा, इन सब में चूज करना था। और प्री वैदिक पीरियड एक चरागाह आधारित सभ्यता थी। लेटर वैदिक पीरियड में कृषि का विकास कैसे कैसे होता है, जो ट्रांजिशन है आपको वो नोट करना है। लोकपाल, लोकायुक्त, इनकी नियुक्ति, इनकी पावर, इनका स्टैच्यूट क्या है, किस अधिनियम से बने हैं। और ज्योग्राफी में मेजर प्लेट्यूज ऑफ द वर्ल्ड, जैसे टेलीग्राफिक पठार पूछी जाती है। फूड प्रिजर्वेशन और मेडिसिन, इन्वायरमेंट में इकोसिस्टम का कंसेप्ट, इकोनॉमी में कैपिटल एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, मतलब कह सकते हैं फाइनेंशियल एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, ये जो है पूंजी मुद्रा विनिमय अधिनियम, ये फेरा एक्ट जो है, इसको हम लोग स्टडी करेंगे। कई बार एक्ट से संबंधित क्वेश्चन इकोनॉमी में स्टैटिक में पूछ लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं हम लोग पूर्व वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल के बारे में, बेसिकली डिफरेंसेस, और उत्तर वैदिक काल की सभ्यता में क्या क्या हमको चेंजेस देखने को मिलते हैं, पूर्व वैदिक काल में क्या क्या होता था। एक चारागाह आधारित सभ्यता थी। सप्त सिंधु प्रदेश में ये लोग बसे थे सबसे पहले, अर्ली वैदिक आर्यंस, और बाद में कहाँ चले गए थे यहाँ पर, ठीक है, ईस्ट यूपी, नॉर्थ बिहार में चले गए थे। उस जनपद को क्या कहते हैं जहाँ पे अर्ली वैदिक आर्यंस बाद में चले गए थे लेटर वैदिक पीरियड में। ये सब अब देखिएगा आप। उत्तर वैदिक सभ्यता में जो ट्रांजिशन है बेसिकली वो जरूर नोट करना है इसमें। उत्तर वैदिक में राजनीतिक अवस्था, समाज, अर्थव्यवस्था, धर्म, और खासकर जो टर्म्स हैं जैसे हिरण्य स्तूप,
स्तूप का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। ये एग्जाम में आ चुका है यूपीएससी में भी कि स्तूप जो है ये बुद्धिस्ट ओरिजिन का नहीं है। स्तूप शब्द का उल्लेख हमको ऋग्वेद में देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये जो वर्ड है धान्यकृत, गोमत, कवशैलूस, शूद्र का कंसेप्ट जो है, और निष्क क्या है, शतमान क्या है, और अलग अलग देवी देवताओं के बारे में एक बार देख लीजिएगा। लोकपाल लोकायुक्त से लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था, जो समिति बनती है लोकपाल चयन समिति, उसमें कौन शामिल होते हैं, तो क्या क्या कैसे कैसे है इसमें देखना है आपको। सर्वप्रथम लोकायुक्त का गठन 1971 महाराष्ट्र में हुआ था, ये जरूरी है। लेकिन अधिनियम सबसे पहले कहाँ पारित हुआ था? ओडिशा में, लेकिन ये लागू नहीं हो पाया था। 13 साल बाद ये लागू हो पाया था। ये बेसिक डिफरेंस है, इससे संबंधित सवाल आ सकते हैं। कब अधिनियम पारित हुआ, कब लागू हुआ, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। लोकपाल लोकायुक्त हो गया। उसके बाद ये मेजर पठार होते हैं, डेक्कन प्लेट्यू, मालवा का पठार। इनका विस्तार कहाँ कहाँ पे, विशेषताएं क्या क्या है? छोटा नागपुर का पठार, बुंदेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार, तेलंगाना का पठार। ये तो भारत के पठारी क्षेत्र के बारे में कुल मिला करके। तो इनका विस्तार बेसिकली देखना है। डेक्कन प्लेट्यू कहाँ कहाँ तक फैला है, इस एग्जाम में आ सकता है। छोटा नागपुर का पठार जैसे बिहार में नहीं है, इंपॉर्टेंट है। छोटा नागपुर का पठार का विस्तार बिहार में नहीं है। तो कौन से पठारों से कौन कौन से खनिज हमको देखने को मिलते हैं, मेटेलिक मिनरल्स मिलते हैं कि नॉन मेटेलिक मिनरल्स मिलते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। इन पठारों से जुड़ी कोई नदियां हैं अगर, तो उनको भी नोट करिएगा। अ, विज्ञान में खाद्य संरक्षण और औषधियों के बारे में आ जाते हैं। खाद्य संरक्षण के सिद्धांत क्या है, उनके प्रोसेसेस क्या क्या हैं, किस खाद्य संरक्षण के मेथड से किसको प्रिजर्व करते हैं। जैसे पास्चराइजेशन किसके लिए यूज़ करते हैं? मिल्क के लिए। ठीक है, 2019 में सवाल आया था, पास्चराइजेशन को टी से मिलाया गया था, जो कि गलत है। पास्चराइजेशन यूज होता है मिल्क के लिए। कौन कौन सी औषधियाँ होती हैं, जैसे एंटीपायरेटिक ड्रग्स कौन कौन सी होती हैं, एनाल्जेसिक्स कौन कौन सी होती हैं, नॉन नार्कोटिक ड्रग्स कौन कौन सी होती हैं, खासकर इसके एग्जाम्पल्स जो है बहुत ज़रूरी है। एग्जाम्पल से ज़्यादातर क्वेश्चन इसमें बनाते हैं। सल्फा ड्रग्स कौन सी ड्रग्स हैं, और जो एंटीसेप्टिक ड्रग्स कौन सी हैं, डिसइंफेक्टेंट्स कौन से हैं, ट्रांकुलाइजर्स के रूप में कौन यूज़ करते हैं, इसके एग्जाम्पल्स खासकर ध्यान रखते हुए चलना है आपको। एंटीबायोटिक ड्रग्स, सल्फा ड्रग्स कौन कौन सी है, एनेस्थेटिक्स कौन कौन सी हैं, तो ये देख लीजिएगा। इससे मुझे लगता है एक क्वेश्चन बन सकता है, ये इसको स्टार मार्क करिए। ये साइंस का ये बहुत ज़रूरी टॉपिक है, इससे एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है इस साल। स्टार अच्छा नहीं बना, लेकिन आप लोग मार्क कर लीजिएगा। चलिए फिर से कोशिश करते हैं। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, स्टार बन जाता है। आप स्टार को अचीव भी कर सकते हैं लगातार, अगर मेहनत कर रहे हैं तो। ठीक है, मैं आपको टारगेट बस याद दिलाने के लिए आता हूँ, पढ़ने में आपको समय देना है। अगर आप 45 मिनट इस पीडीएफ में नहीं देंगे तो आपको ये डेली बेसिस के टारगेट याद नहीं होंगे। ठीक है, पारितंत्र का कॉन्सेप्ट इसको अच्छे से देख लीजिएगा। ये फैक्चुअल तो करना ही है। पारितंत्र के प्रकार वगैरह कौन कौन से होते हैं, इससे संबंधित क्वेश्चन बन जाते हैं कि कौन से टेरेस्ट्रियल में आता है, कौन से एक्वेटिक में आता है। ठीक है, मानव निर्मित कौन सा है? मानव निर्मित इन्वायरमेंट के लिए एक टर्म यूज किया जाता है, एंथ्रोपोजेनिक इन्वायरमेंट। ह्यूमन एक्टिविटीज से प्रभावित जो इन्वायरमेंट होता है उसको एंथ्रोपोजेनिक इन्वायरमेंट बोलते हैं। ये टर्म्स वगैरह लिखे जरूर होंगे इस पीडीएफ में, इसको नोट करते हुए चलिएगा आपको। मतलब नोट करते हुए चलना है आपको। पारितंत्र का कंसेप्ट, जलीय पारिस्थितिकी तंत्र की विशेषताएं, ये घटक भी याद कर लीजिएगा। जैविक घटक, अजैविक घटक कौन से होते हैं, इससे संबंध में क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार। ये वाले खास करके ध्यान रखिएगा, इसमें कंफ्यूजन होती है कई बार। भौतिक कारक कौन कौन से हैं, ठीक है, ये नोट करिएगा। पारितंत्र का कंसेप्ट इस साल के लिए जरूरी है। फेरा एक्ट कब आया था, इसमें तारीख ईयर इंपॉर्टेंट होता है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, एक लाइन में अगर फेरा एक्ट का ऑब्जेक्टिव अगर जानना चाहें, लागू कब से हुआ, 1 जनवरी 1974 से। तो विदेशी मुद्रा भंडार कम था, विदेशी मुद्रा एक दुर्लभ वस्तु थी, उस समय आया था। भारतीय निवासी द्वारा अर्जित विदेशी मुद्रा भारत सरकार के अधिकार में होती थी, इस वजह से आरबीआई को एकत्र जो है इसको सरेंडर करना था। फेरा ने प्राथमिक रूप से आरबीआई द्वारा अनुमत सभी लेन देन पर रोक लगा दी है। तो यही सब हुआ था। कोका कोला की जो कंपनी है उसके कैसे इससे कनेक्टेड है। तो ये फेरा एक्ट के जितने भी प्रोविजंस इंपॉर्टेंट वाले हैं वो देख लीजिएगा आप। उसके बाद ये फेमा एक्ट आया था 1 जून 2000 से, तो ये सब आप नोट करिएगा। इकोनॉमी में जो जो स्टैटिक पोर्शन है मैंने बता दिया, ईयर इंपॉर्टेंट होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स इंपॉर्टेंट होते हैं, और इसके जो कह सकते हैं कुछ नए जो टर्म इंट्रोड्यूस किए जाते हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं।